तो बच्चों अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो नंबर 3। ये जो हमारा 2022 का 346 सेट नंबर 3 चल रहा था, और वीडियो नंबर 3 जो लास्ट वीडियो है इसका शुरू कर लेते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है संधि डायोड क्या है, पीएन संधि में अग्र अभिनत और पश्च अभिनत हेतु वांछित परिपथ बनाइए और दोनों स्थितियों का अभिलाक्षणिक वक्र दर्शाइए। तो ये तो हम पहले कर चुके हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल दे रखा है। इस न्यूमेरिकल में पूछ रहा है कि यहाँ पे एमीटर A1 और A2 का क्या पाठ्यांक होगा, जबकि डायोड D जो है वो एक आदर्श डायोड है। देखिएगा आप, मैं इसमें समझा देता हूँ आपको। डायोड में जो ट्रायंगल होता है इधर पॉजिटिव होता है और जो लाइन होती है नेगेटिव होता है। तो आप अगर देखेंगे तो बैटरी का जो माइनस है, बैटरी का माइनस यहाँ पे जुड़ा है डायोड के प्लस से, और बैटरी का प्लस जुड़ा है इसके माइनस से। तो ये हो गया रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में करंट नहीं बहेगी। तो इस पूरी जो हमारी ये वाली भुजा है, इस वाली पूरी भुजा में करंट नहीं बहेगी। तो ये जब आप यहाँ पे इसकी रीडिंग निकालोगे तो A1 में जो रीडिंग आ जाएगी, A1 में करंट कितनी आ जाएगी, 0। तो A1 की रीडिंग कितनी होगी, 0। तो करंट केवल जैसे यहाँ सेल से करंट चलेगी तो ऊपर करंट जाएगी नहीं, ऐसे करंट घूमेगी ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। आदर्श डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो करंट उसमें नहीं बहती है, तो केवल इस नीचे की भुजा में करंट बहेगी। ये करंट हम निकाल सकते हैं I बराबर E/R से। तो I बराबर E/R करेंगे तो I बराबर E कितना है, 2 वोल्ट, और R कितना है, 10। तो कितनी करंट आ जाएगी, 0.2 एम्पियर। तो A2 की रीडिंग आ जाएगी 0.2 एम्पियर। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव्य इसी का अथवा है। द्रव्य तरंगे क्या है और डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। सिद्ध करो विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो फोटोन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो पहली बात तो द्रव्य तरंगे क्या होती हैं ये भी आपको पढ़ाया जा चुका है। द्रव्य तरंगे किन्हें बोलते हैं कि कोई प्रत्येक गतिमान कण के साथ उसकी एक तरंग संबद्ध होती है। हर एक गतिमान कण जो होता है उसके साथ उसकी तरंग भी एसोसिएट रहती है। ये तरंग द्रव्य तरंग कहलाती है। इसको सबसे पहले दी ब्रोगली ने बताया था, तो इसी का नाम दी ब्रोगली तरंग भी होगा। और इस तरंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो अथवा है, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबर H/P। ठीक है, ये सूत्र लिखना था। अब हमें सिद्ध करना है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होगी वो दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है उसके लिए, या विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए हमें दी ब्रोगली उसकी तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए हम जानते हैं कि जो आइंस्टीन का सूत्र है, आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर mc², या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, जहाँ पे C क्या है, C वेग है। किसका वेग है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेग वही होता है जो प्रकाश का वेग होता है। और परंतु आप एक और सूत्र जानते हो जो मैक्स प्लांक का सिद्धांत है। मैक्स प्लांक के अनुसार जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है, किसी एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर h न्यू, जहाँ पे न्यू क्या है, इसकी आवर्ती। तो ये भी विद्युत ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का सूत्र है और ये भी ऊर्जा का सूत्र है, दोनों को बराबर कर दो तो क्या आ जाएगा, h न्यू बराबर आ जाएगा mc²। और न्यू जो होता है, न्यू की जगह आप लिख सकते हो C/λ, क्योंकि ये सूत्र होता है आवर्ती बराबर चाल बटे तरंग दैर्ध्य। ये सूत्र पहले से आपने पढ़ा होगा। C को C से कैंसिल कर देंगे, लैम्डा को इधर ले जाएंगे, ये आ जाएगा H/mc। H/m इंटू C, मास इंटू स्पीड, ये होता है संवेग, रेखीय संवेग। तो ये आ गया लैम्डा बराबर H/p। तो ये इस तरीके से आप जो है यहाँ पे इसको सिद्ध कर सकते हो कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसको देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, चलो जी क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त करो। तो दो लेंस हैं, एक ये मान लिया हमने और एक दूसरा लेंस हमने ये मान लिया, संपर्क में रखे हैं। इसकी फोकस दूरी, ये लेंस मान लिया L1, ये मान लो L2। इसकी फोकस दूरी F1 है और इसकी फोकस दूरी F2 है। तो इनके कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी कितनी होगी निकालनी है। तो हम मान लेते हैं कि पहले लेंस से वस्तु रखी है, वस्तु O है, जो कितनी दूरी पे रखी है, पहले लेंस से मान लिया U दूरी पे। एक काम करते हैं, दोनों लेंस कॉम्बिनेशन में रखे हैं, संपर्क में रखे हैं, तो जो भी दूरी लेंगे इनके सेंटर पॉइंट से लेंगे। तो पहले लेंस से वस्तु कितनी दूरी पे रखी है, U दूरी पे, तो वस्तु से प्रकाश की किरण चलेगी और ये लेंस उसको फोकस कर देगा थोड़ी देर के लिए। मान लो दूसरा लेंस यहाँ पे है ही नहीं, तो ये लेंस ऐसे इसको कहीं पे जाकर फोकस करेगा। तो ये पहले लेंस से प्रतिबिंब बन गया, हमने मान लिया कहाँ पे बन गया, V'। अंतिम प्रतिबिंब नहीं है ये केवल पहले लेंस ने प्रतिबिंब बनाया है। तो हम लिखेंगे जो फर्स्ट लेंस है, पहले तो हम इसके बारे में लिख देंगे कि माना दो लेंस हैं L1 L2, जिनकी फोकस दूरियां F1 F2 हैं, ये चित्रानुसार एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। फिर लिखेंगे किसी वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस L1 के द्वारा बिंदु I' पर प्राप्त होता है। तो इसके लिए जब लेंस सूत्र लगाएंगे, फर्स्ट लेंस के लिए जो सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस सूत्र से, लेंस सूत्र से लगाएंगे। पहले लेंस के लिए v कितना हो गया, 1/v' माइनस 1/u बराबर 1/f1। ये पहले लेंस के लिए हमारा फॉर्मूला आ गया। अब क्या है बेटा कि जो पहला लेंस है हमारा, उसने प्रतिबिंब बना लिया। अब यही प्रकाश की किरण, जब हमने थोड़ी देर के लिए माना था दूसरा लेंस यहाँ पे नहीं है, लेकिन दूसरे वाला लेंस भी प्रकाश को मोड़ेगा। तो जैसे ये प्रकाश पहले लेंस से निकल के दूसरे में पहुंचेगा, तो ये इसको मोड़ के यहाँ पे इकट्ठा करेगा। ये अंतिम प्रतिबिंब होगा, ये जो है अंतिम प्रतिबिंब होगा I। अंतिम प्रतिबिंब की दूरी को हम V से लिखते हैं, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब ये बनेगा। और जो दूसरा लेंस है, इसके लिए ये जो है I', ये आभासी वस्तु होगी। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, लेंस मेकर फॉर्मूले में भी इस तरह से कुछ आया था। तो हम इसमें फिर नीचे लिखेंगे कि I', ऐसे लिखेंगे कि I' लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होगा। तो पुनः लेंस L2 के लिए लेंस सूत्र से, अब L2 के लिए यही सूत्र लगा देंगे हम, ये वाला ही। तो L2 के लिए लगाएंगे तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V। तो आ जाएगा 1/v माइनस वस्तु की दूरी है 1/v' बराबर 1/ फोकस दूरी है इसकी F2। ये आ गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो आप। जब आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ोगे तो आप देखो यहाँ पे 1/v' प्लस का, यहाँ पे 1/v' माइनस का, तो यहाँ बचेगा 1/v, यहाँ बचेगा 1/u माइनस का, और इधर आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब हम मान लेते हैं कि यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F हो, तब अब देखो हुआ क्या कि अगर हम इन दोनों को एक ही लेंस मान लें, तो वस्तु कहाँ पे है, U पे, और प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, V पे। तो अगर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी F हो, तो संयुक्त लेंस के लिए सूत्र कैसा आएगा, 1/v प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1/u वस्तु की दूरी कितनी है, U, बराबर 1/ फोकस दूरी। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी है, हमने कितनी मान ली, F। अब आप समीकरण 3 और 4 की तुलना कर दीजिए। यहाँ पे इधर लिख देते हैं, यहाँ पे
ठीक है। तो अब अगर हम समीकरण 3 व 4 की तुलना कर दें, समीकरण 3 और 4 की तुलना अगर कर दें तो आप देखिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा 1/f बराबर इधर कितना आ जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये जो है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। तो दो लेंसों को जब संपर्क में रखते हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का ये सूत्र आ जाता है। इसी का क्वेश्चन दूसरा पार्ट है इसी का ही। इसमें कह रहा है कि दो लेंस हैं, एक है +5 डायोप्टर पावर का और दूसरे की पावर दे रखी है -2 डायोप्टर। कह रहा है इनको संपर्क में रखा जाता है तो कुल अक्षमता बताओ। तो अक्षमता होती है 1/, फोकस दूरी, तो ये होगी कुल अक्षमता, ये होगी पहले वाले लेंस की अक्षमता और ये होगी दूसरे लेंस की अक्षमता। तो ये दोनों लेंसों की अक्षमताओं के बीच में संबंध है। तो जब तुम इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आ गया 5 डायोप्टर और ये आ गया -2 डायोप्टर। हल करोगे तो कितना आएगा 3 डायोप्टर। तो हमारा उत्तर आ गया कि संयुक्त लेंस की जो पावर है वो कितनी है +3 डायोप्टर है। अब इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन नंबर इसका 8 का ख देखते हैं। तो 8 का जो अथवा है ये आपने पढ़ा हुआ है पहले से, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और इसके आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 हम सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है कि एक धारामापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हो। तो धारामापी की जो सुग्राहिता होती है, दो तरह की सुग्राहिता होती है धारामापी की। एक तो होती है धारा सुग्राहिता, इसको लिखते हैं IS, ये बराबर होती है φ/I। एक होती है वोल्टेज सुग्राहिता, इसको बोलते हैं VS, ये होती है φ/VS, φ/V, और दोनों आपको पढ़ा रखी हैं। एकांक धारा परिवर्तन के लिए धारामापी में होने वाला विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है और एकांक वोल्टेज के लिए होने वाला जो विक्षेप होता है वो वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। तो पढ़ा रखा है पहले से। फिर कह रहा है धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करोगे। तो धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, तो कैसे बदलते हैं धारामापी को वोल्टमीटर में। देखिएगा पहली बात तो वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्टमीटर जो है वो अगर आदर्श वोल्टमीटर है, तो आदर्श अगर वोल्टमीटर है हमारे पास तो वो जो है उसका प्रतिरोध अनंत होता है। कितना प्रतिरोध होता है अनंत। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है अनंत। तो अगर हमसे कोई पूछे कि वोल्टमीटर क्या है तो पहली बात तो हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। वोल्टमीटर वह यंत्र है जिसके द्वारा किसी परिपथ में वोल्टेज का मापन किया जा सकता है। और आदर्श वोल्टमीटर क्या होता है, आदर्श वोल्टमीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध कितना होता है अनंत। अब धारामापी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। अब देखो गैल्वेनोमीटर, मान लो ये गैल्वेनोमीटर है एक, ठीक है, ऐसे हमें वोल्टमीटर में बदलना है तो हमें इसका प्रतिरोध अनंत करना है। अब अनंत तो हो नहीं सकता लेकिन बढ़ा सकते हैं हम। तो आप खुद सोच के देखो कि अगर मुझे इसका प्रतिरोध बढ़ाना है, इसका प्रतिरोध कितना है G है, मान लो थोड़ी देर के लिए 10 ओम है, तो अगर मुझे इसको वोल्टमीटर में बदलना है तो मुझे इसका प्रतिरोध बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे इसके श्रेणी क्रम में एक और प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जोड़ रहा हूं मैं, ये प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, ये बड़ा प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। अगर ये उच्च प्रतिरोध होगा तभी तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध बढ़ पाएगा। तो गैल्वेनोमीटर धारामापी, अगर हम धारामापी को वोल्टमीटर में बदलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक उच्च प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा कर दें तो ये जो सिस्टम अब बन जाएगा, ये जो यंत्र बन जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब गैल्वेनोमीटर प्लस उसके साथ में एक बड़ा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो ये पूरा बन जाएगा वोल्टमीटर। तो किसी धारामापी को वोल्टमीटर में ऐसे बदला जा सकता है। तो अगर पेपर में जैसे इसमें लिखना है मैं, तो हम इसमें ऐसे लिखेंगे कि किसी धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी क्रम में हमें एक उच्च प्रतिरोध जोड़ना होगा। अब होगा क्या, मान लो इसमें करंट जा रही है IG मतलब गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ओम के नियम लगा सकते हैं। ओम के नियम से आप क्या लिख सकते हो, टोटल वोल्टेज बराबर
करंट V बराबर IR होता है ना, करंट इंटू टोटल प्रतिरोध। अब ये श्रेणी क्रम में है तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो गया और धारा मापी का और जो जोड़ा है वो कितना हो गया, कैपिटल R। तो यहाँ से आप लिख सकते हो G प्लस कैपिटल R बराबर V बटे IG। और यहाँ से आप ये प्रतिरोध निकाल सकते हो जो आपको इसके समांतर क्रम में जोड़ना है, सॉरी श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो धारा मापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जो हमें मतलब प्रतिरोध इसमें जोड़ना पड़ेगा वो इतना होगा। ये इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसके बाद इसने क्वेश्चन इसमें कहा है कि एक धारा मापी 1 एम्पियर की धारा पर पूर्ण पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न करता है। जो ये IG होती है ना, उसको बोलते हैं पूर्ण विक्षेप धारा। पूर्ण विक्षेप धारा तो ये दे रखा है इसने इस क्वेश्चन में, ये कितनी दे रखी है, 1 एम्पियर। अब ये कह रहा है कि इसे एक ऐसे एमीटर में बदलो जो 10 एम्पियर नाप सकता हो। तो धारा से नापनी कितनी है हमें, 10 एम्पियर। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा करने में इसमें बदलवा रहा है एमीटर में। ध्यान देंगे क्वेश्चन में वोल्टमीटर पूछ रखा है, न्यूमेरिकल अलग है, न्यूमेरिकल में एमीटर का क्वेश्चन है। तो एक ऐसा एमीटर में बदलना है जो 10 एम्पियर नाप सके। तो ये पूछ रहा है कि जो शंट प्रतिरोध जोड़ा जाएगा उसमें और गैल्वेनोमीटर का जो प्रतिरोध है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, G, इनमें क्या संबंध होगा, S व G में क्या संबंध होगा ये बताना है। ठीक है, S क्या है, ये कहलाता है शंट प्रतिरोध। जैसे आपने यहाँ पे वोल्टमीटर को बदला है, जैसे आपने यहाँ वोल्टमीटर में बदलना है, तो वोल्टमीटर में बदलने के लिए आपने जो प्रतिरोध जोड़ा है कौन से क्रम में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। तो ऐसे ही जब एमीटर में बदलोगे ना गैल्वेनोमीटर को, जैसे ये गैल्वेनोमीटर मान लो और इसको एमीटर में बदलोगे, तो एमीटर में बदलने के लिए ऐसे ही एक प्रतिरोध और जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा। और समांतर क्रम में प्रतिरोध जो होता है उसको शंट बोलते हैं। और जैसे ये बड़ा प्रतिरोध तो इससे उल्टा होगा, वो कैसा प्रतिरोध होगा, सूक्ष्म प्रतिरोध होगा। तो अगर ऐसे कर दोगे तुम तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर का धारा मापी में रूपांतरण। तो चलो इसमें प्रश्न पूछा है कि ये शंट में और इसमें G में इसमें क्या मतलब होगा संबंध। तो शंट का फॉर्मूला होता है S बराबर IG बटे I माइनस IG इंटू कैपिटल G। ये फॉर्मूला होता है इसका, IG बटे I माइनस IG इंटू कैपिटल G। तो यहाँ पे मान रख दो जो दे रखे हैं आपको। मान क्या दे रखे हैं देखो, जैसे यहाँ पे IG का मान कितना है 1, I कितना है 10, IG 1 और कैपिटल G सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे S बराबर 1 बटे 9 G। आप लिख सकते हो S बराबर G बटे 9। तो ये S और G में संबंध है शंट प्रतिरोध में और गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध में। हमारा आंसर आ गया। अब इसका जो दूसरा पार्ट है अथवा वो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखो, पढ़ रखा है। सिद्ध करो बंद पृष्ठ से निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय ये भी सिद्ध करा रखी है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है। इसने कहा है कि E का मान, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या क्या रखा है इसने, न्यूमेरिकल में इसने दे रखा है E का मान। ठीक है, विद्युत अक्षेत्र E का मान दे रखा है। कितना है बेटे, यह है 14I प्लस 3J प्लस 14I प्लस 3J प्लस 5K इतने वोल्ट मीटर। ठीक है, ये E का मान है। और जिस क्षेत्रफल में रखा है पृष्ठ, ये क्षेत्रफल दे रखा है 4J कैप मीटर स्क्वायर। पूछ रहा है कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई E बराबर E डॉट A। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करा दो। डॉट प्रोडक्ट आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, I की I में गुणा होती है तो ऊपर I है नीचे I नहीं है तो 0 हो जाएगा। J की J में गुणा होती है तो ऊपर J के साथ 3 है नीचे 4 है, 3 चौक 12 आ जाएगा। K की K में गुणा होगी तो K भी यहाँ पे नहीं है तो केवल J की J में गुणा हो जाएगी। इतने ये आ जाएगा आपका, इतने ये वोल्ट प्रति मीटर होता मात्र इसका, इतने वोल्ट मीटर। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 के अथवा का। तो इस तरीके से जो वीडियो हमारी ये समाप्त हो जाती है। इतना इस वीडियो में था। थैंक यू वेरी मच।